तो उत्तर प्रदेश की 12 विधान परिषद माफ कीजिएगा, इन सीटों पर हो रहे चुनावों के जरिए सियासी पार्टियां आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों का राजनीतिक समीकरण साधने की कवायद में है। सूबे में असदुद्दीन ओवैसी की दस्तक को देखते हुए अखिलेश यादव अपने कोर वोट बैंक मुस्लिमों को साधने की कवायद में जुट गए हैं और इसको साधते हुए अहमद हसन को और किसान आंदोलन को देखते हुए जाट समुदाय से आने वाले राजेंद्र चौधरी को एमएलसी प्रत्याशी बनाया। आपको बता दें कि यूपी विधान परिषद की 12 सीटों पर 28 जनवरी को चुनाव होने तय हैं। सपा ने अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को मैदान में उतारकर अपने पत्ते सबके सामने जाहिर कर दिए। यूपी विधानसभा में विधायकों की संख्या के आधार पर सपा की एक सीट तय, लेकिन दूसरी सीट के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफी एक्सरसाइज अभी करनी पड़ेगी। तो सीधे लखनऊ का रुख करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अनिल के अंकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो हेड हैं आप। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सियासी बिसात बिछ रही है और लगातार जो है सपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी का नाम सामने आ रहा है, इसको देखते हुए क्या लगता है, क्या समीकरण रह सकता है? दूसरी सीट पर कितना हैंड रहेगा? जो स्थिति बन रही है वो अपने आप पे क्यों गरीब बने, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उतारा है अहमद हसन साहब को, और अहमद हसन क्योंकि मुसलमान वोटों को देखते उतारे गए हैं, लेकिन जो वोटों का जो समीकरण बनता है, वोटों के समीकरण को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के पास केवल 5 वोट एक्स्ट्रा है एक सीट जीतने के बाद। तो बाकी वो 30 वोट कहां से लाएंगे, क्योंकि न्यूनतम 35 वोट चाहिए होते हैं इस सीट से जीतने के लिए। और समाजवादी पार्टी के पास कुल 49 विधायक है, 50 में से 35 अगर निकल जाएंगे पहले रणनीति से जिताने में, तो बचे हुए 5 जो वोट्स है उनके बाद वो बाकी 30 वोट कहां से लाएंगे। इसके लिए हम देखते हैं कांग्रेस भी इसको पूरा समर्थन नहीं देने को तैयार है। इधर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने पहले ही इस बात घोषणा कर रखी है कि हम मतलब भारतीय जनता पार्टी का साथ दे सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का साथ नहीं देंगे, कि पिछले बार चुनाव में समाजवादी पार्टी ने तो धोखा दिया था, ऐसा मायावती का आरोप है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या होगी कि इन्होंने जो अपना सूची अभी जारी की थी, उसमें पहला नाम रखा था चौधरी का, राजेंद्र चौधरी का, क्योंकि जाट वोट से थे और राजेंद्र चौधरी के काफी नजदीकी भी है, इनका नाम पहला था। और दूसरा नाम आया अहमद हसन साहब का। अगर अहमद हसन साहब को अगर वो टिकट वहां से काटते हैं तो मुसलमान वोट नाराज हो जाएगा कि पहली सीट आपने पहली सीट दे दी राजेंद्र चौधरी को, तो आप अहमद हसन का वोट करने पूरे नहीं हो पाए, अहमद हसन हार सकते हैं। तो इस ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के सामने बहुत बड़ा संकट है, पहली सीट किसे दें। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी और तमाम दर्शक भी जो आपको सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो मेरे ख्याल में ये समझना चाहेंगे कि राजेंद्र चौधरी जिनका नाम सामने आया है सपा की तरफ से, दूसरी जो है शिफ्टिंग उनको दी गई है, क्या लगता है कि राजेंद्र चौधरी के नाम को किसान आंदोलन का कितना बेनिफिट होगा, और वो तब जब सपा ने ग्राउंड जीरो पर कोई एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करी है? देखिए, इसमें कुछ साफ तौर पे स्पष्ट है कि राजेंद्र चौधरी का ग्राउंड लेवल पे उतना मजबूत नहीं है, तो क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के सबसे नजदीकी लोगों में से रहे हैं बहुत पुराने समय से। काफी जब समाजवादी पार्टी अलग हो रही थी और टूट के कगार पे थी, तो राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो उसमें मुख्यमंत्री थे, उनके काफी नजदीक बने रहे थे। और अब ऐसी स्थिति में जब उनके नजदीक सबसे खास लोगों में से राजेंद्र चौधरी हैं, इसीलिए उनको टिकट वहां पे दिया गया है। जाट उनको नाम से जाट है, लेकिन जाटों में उतनी तो पकड़ नहीं है, ये ऐसा मतलब आमतौर पर चर्चा है। जबकि अहमद हसन के मुसलमान वोटों में ज्यादा बेहतर पकड़ हो सकती है और बेहतर पकड़ होने का दावा किया जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी में राजेंद्र चौधरी को उतनी अच्छी पकड़ नहीं कही जा सकती है। लेकिन वो दोस्ती होने के कारण बहुजन और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे उनकी पुरानी दोस्ती होने के कारण वो उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है अनिल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ए.के. शर्मा ने आज जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, स्वैच्छिक रिटायरमेंट थी, उन्होंने कहा भाई मुझे रात में फोन आया है
और कहा गया कि पार्टी ज्वाइन कर लो। ऐसे तो नहीं होता कि किसी को आकाशवाणी आ जाए और वो कहे कि भाई हमको ज्वाइन करने के लिए बोल दिया और मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैंने ज्वाइन कर लिया। ऐसा नहीं होता, कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से रही होगी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए पूजा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि AK शर्मा को यहाँ लाने से पहले अभी कुछ दिनों पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात हुई थी। जब उनसे उनकी मुलाकात हुई थी तो मोदी जी ने AK शर्मा से उनकी मुलाकात वहां पे कराई थी, उनका परिचय कराया था। AK शर्मा जी है, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, और पूरा परिचय दिया था कि मतलब गुजरात में उनके साथ से आज भी इनके साथ में है। लेकिन उसी दिन से इस बात के इंडिकेशन मिलने लगे थे कि कहीं ना कुछ होने वाला है, और दूसरे इनको लाने के पीछे एक कारण भी हो सकता है। जी, वो कारण ये हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा था कि ब्राह्मण वोट उनसे लगभग भारतीय जनता ठीक है, मैं यही समझना चाह रही थी आपसे अनिल जी, क्योंकि दो तरह के समीकरण होते हैं। एक होता है कि किसी दिग्गज के करीबी होना, और दूसरा फैक्टर होता है कि उसकी ग्राउंड जीरो पर बहुत ज्यादा पकड़ होना। जब हम उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण को देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर ब्राह्मण वोट जो है वो खासा नाराज आजकल रह रहा है भारतीय जनता पार्टी से। हमेशा से नहीं था, लेकिन ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ना सगा होता है ना वो विपक्ष में होता है, न्यूट्रल फैक्टर रहता है ब्राह्मण वोट का। तो क्या इसको साधने की कवायद है? निश्चित रूप से अभी पिछले दिनों जो सरकारी रवैया रहा है, सरकारी रवैये को देखते हुए ये कहा जाने लगा कि बहुत भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण वोट काफी नाराज हो गया है। अब उसको बनाने के तरह के तरीके अपनाए जा रहे थे कि जैसे अफसरों की तैनाती में तमाम ब्राह्मण अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के पदों पर तैनात किया गया। यहाँ की यहाँ तक की जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी ब्राह्मण तैनात किए गए। तो इससे जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण वोटों को साधने की कवायद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी थी, और आज AK शर्मा का नाम आने के बाद से ये तय हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण वोट और ब्राह्मण मतदाताओं को नाराज न करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेके आई है जो सम्मान होगा, और जो कि ब्यूरोक्रेसी में इनकी ऑलरेडी पकड़ रही है, चाहे गुजरात में हो चाहे PMO में रह रही हो, तो उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी इनके निश्चित रूप से अच्छे पकड़ होंगे, और काम कराने में भी ये निश्चित रूप से ज्यादा बेहतर होंगे क्योंकि अभी तक लोग कहते रहे। बिल्कुल। अनिल जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, गुजरात कैडर के IAS रहे हैं, PMO में काम किया है, अमूमन ये होता है कि प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक अमले में काम कर रहे होते हैं तो बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आकर के उतना बेहतर परफॉर्मेंस दे नहीं पाते हैं। तो 11वीं सीट जो साधने की कवायद है भारतीय जनता पार्टी की, 10 तो सुनिश्चित है लेकिन 11वीं की कवायद है, लेकिन क्या 11वीं सीट AK शर्मा जो संभावित नाम है, क्योंकि आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, संभावित नाम के साथ वो साध पाएंगे क्या? इसके कितने चांसेस हैं? जी, इसमें निश्चित इसमें बहुजन समाज पार्टी के लोग मायावती की सह पे ऐसा जैसे मैं सूत्र कहते हैं उनके मुताबिक मायावती उनको अलाउ कर देगी कि जाइए आप जाइए और सपोर्ट कर दीजिए। लेकिन इधर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उनके पास प्रेशर है कि वो उनके तरफ उनके खेमे में जाए वोट दें। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्तासीन है और उसको लाभ से मिला वाजिब है, वो अक्सर सत्तासीन पार्टियां होती हैं वही लाभ उठाती हैं, और आज जो 28 तारीख को चुनाव होने हैं उनको ये साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी का जो ध्येय है, जो अभी पिछले दिनों मायावती ने सभा से नाराज होकर इस बात को कहा था कि हम भले ही भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवा दें लेकिन हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिलवाएंगे। तो इसके जो मायावती ने पिछले जो इंडिकेशन दिए थे उसे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को सफलता हासिल करती है। इसमें थोड़ा सा इनके भारत के पुराने सहयोगी ठीक है अनिल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि BSP कैसे पूरी तरीके से दरकिनार कैसे हो गई, क्योंकि जब चुनावों की बात होती थी तो हमेशा त्रिकोणीय समीकरण बना करता था उत्तर प्रदेश में, और ये होता था कि भाई त्रिकोण में जो ज्यादा वोट काट लेगा उसका अगला जीत जाएगा, ऐसा होता था। लेकिन इस बार BSP रेस के बाहर नजर आ रही है, इसका रीजन क्या है? मैं ये समझना चाहूंगी। एक मेरे जहन में जो सामने आ रहा है, किसान आंदोलन को लेकर के या पिछले दिनों जिस तरीके की गतिविधियां हुई हैं, मायावती की तरफ से BSP की तरफ से कोई स्टैंड ना लेना, क्या इसकी एक अहम वजह यह है क्या? बिल्कुल ठीक है बात कह रहे हैं कि देखिए किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है,
और दूसरी बात ये है क्योंकि विधान परिषद चुनाव है, विधान परिषद चुनाव में आम जनता के वोट नहीं होते हैं, लेकिन एक यहाँ से संदेश जाता है, यहाँ से संदेश जाता है कि हम किसके समर्थन में जा रहे हैं, किसके समर्थन में नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए भी सहमत है कि पिछले लंबे समय से उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की जांचों की जो तलवार लटक रही है ना, उस जांचों के तलवार को देखते हुए ऐसा कहा जाता है कि वो बहुजन समाज पार्टी अपना समर्थन किसी तरह के रूप में प्रत्यक्ष में या परोक्ष में भारतीय जनता पार्टी को देने को तैयार रहती है। इसीलिए पिछली बार भी सफलता हासिल हुई इस बार। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आप हमारे